अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का। फाइनल की घड़ियां आ गई। कल होगा मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। दो बड़ी टीमें टकराएंगी आपस में फाइनल में। मेरी टीम साउथ अफ्रीका शुरू दिन से है और अब तक साउथ अफ्रीका, और मैं चाहूँगा कि ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका उठाए और रिवायत को बदले। पहली रिवायत तो उन्होंने बदल दी है फाइनल में जाने की, और एडम मरकरम को ये फुल क्रेडिट जाता है। दूसरी बात, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित, एक्सपेक्टेटर्स और ख़ास तौर पे हम बतौर पाकिस्तानी भी दिल भी था कि इंडिया हारे, लेकिन बहरहाल इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। जहां पर यह कहा गया कि इंडिया के लिए सहूलतकारी हुई, इंडिया को फाइनल में पहुंचाने की कोशिश हुई, तो वहां पर तीन बड़े हर्डल्स इंडिया के बीच थे। एक पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंग्लैंड। अब ये तीन बड़े हर्डल्स अगर नहीं रोक पाए तो इसका मतलब है इंडिया डिजर्व करती थी। आप खेल लेते, आप हरा देते। तीन बार मौके आए, पाकिस्तान हरा सकता था, ऑस्ट्रेलिया हराने के लिए आया और आउट क्लास होके घर चला गया, इंडिया ने उसको बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से। इंग्लैंड के साथ इंडिया टकराई तो इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कल का मैच 170 का मैच था और वन साइडेड कर दिया इंडिया की बॉलिंग ने। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन टीम में पोटेंशियल है, इंडियन टीम में यूनिटी है, इंडिया के बोर्ड अपने स्ट्रक्चर के साथ फुली कमिटेड है। इंडिया ये जानता है कि इस प्लेयर को कब खिलाना है, किसको बाहर बिठाना है। हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल, शामी, अश्विन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल इतने मुस्तनद और बड़े प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद ये टीम को परवाह ही नहीं है। दुबे टीम में आए थे तो इतनी बहस हुई कि शिवम दुबे को क्यों ले आए, इसका क्या रोल है, अक्षर पटेल को आप 11 में रखेंगे, किस तरह से चलेगा। उन्होंने कहा इस तरह चलेगा और चला के दिखाया। अगर मैं कहूँ, खुल के कहना चाहिए, अगर आप अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग देखते हैं, ये गेम है। सदी के चंद अच्छे बॉलर्स में जिनका शुमार होने जा रहा है, क्योंकि ये क्वालिटी अब ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, ख़त्म नहीं हो गई, ये मादूम हो चुकी है जो क्वालिटी बुमराह के पास है। हमारे यहाँ वसीम अकरम, वकार यूनुस, लेजेंडरी इमरान खान, सरफराज नवाज, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और पाबंदी से पहले का मोहम्मद आमिर, ये क्वालिटी उमर गुल इन बॉलर्स में भरकर मौजूद थी। खेलने नहीं देते थे। आकिब जावेद जैसे बॉलर्स का वक्त नहीं आ पाया इन सारे जॉइंट्स की वजह से। इतने बड़े बड़े बॉलर्स बैठे रह गए, बेंच हो गए। मोहम्मद जाहिद अपनी फिटनेस की वजह से बाहर हो गए, शब्बीर को फिटनेस के इशूज़ हुए। तो आप ये देखें यहाँ टैलेंट कितना था, आधे से ज़्यादा टैलेंट। शाहिद नज़ीर बड़ा एक्सीलेंट बॉलर, नहीं खेल पाए। लेकिन इन्हीं बॉलर्स की रेस में जो लास्ट एरा रहा, उसमें डेल स्टेन वो बॉलर था जिसको हम ये कह सकते हैं कि उस जैसा बॉलर जब कदम रखता था तो बैट्समैन कांपता था। उस जैसे बॉलर का कमाल ये था कि वो बॉलर जिसने पूरी दुनिया को मुसीबत डाली, और हमारे मोहम्मद हफीज़ को तो कुछ ज़्यादा ही डाल दी। उस बॉलर के बाद अगर कोई बॉलर मैं देखता हूँ जिसको मारना मुश्किल है, जिसके साथ यॉर्कर का एक टीका लगा हुआ है, वो है बुमराह। राइट टाइमली बॉल करता है। 40 रन भी रह जाए ना अगर 10 ओवरों में, तो बनाने नहीं देती है टीम। क्यों नहीं बनाने देती, आज इस पर डिस्कशन करेंगे, कल के मैच पे बात करेंगे, गुज़िश्ता मैच पर भी बात करेंगे। काशिफ शब्बीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं, आज हमारे हथे आ गए। काशिफ शब्बीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और साबिर हुसैन साहब हमारा रेगुलर हिस्सा, हमारा पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमें मुदस्सिर चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई साबिर साहब, कल सारे बातें एक तरफ रह गई, इंडिया खेलेगा, मेंटली तैयार नहीं होगा, और जब बारिश का है तो इंग्लैंड ज़्यादा तैयार होगा, तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। उन्होंने भाई घर भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया समेत जिससे खेले वो घर ही गया। पाकिस्तान को हराया, घर आ गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो घर आ गए। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वो भी घर आ गए। सर देखें, इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि इंडिया को फेवर दी गई, मगर देखें हमें ऑन दी अदर हैंड कहीं ना कहीं पे देखें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके की क्रिकेट इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली है। ठीक है, आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि उनके आगे हर्डल्स थे। देखें फेवरेबल कंडीशंस की बात की जाती है तो दूसरी टीमें भी तो इन्हीं ग्राउंड्स, इन्हीं पिचेस पे खेली हैं। देखें कुछ टीमों ने अपनी गलतियों की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं या अपने क्रूशल मैचेस हारे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई और इंग्लैंड हो गई। पहले हम बात करते हैं इंडिया की। देखें इंडिया के सारे बेसिस कवर थे। जिस तरीके से टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उनके फास्ट बॉलर्स मोहम्मद सिराज के साथ वो शुरुआत करते हैं, बुमराह उनके सेकंड चेंज पे आते हैं, अर्शदीप सिंह उनके फ्रंट लाइन बॉलर होते हैं।
जैसे जैसे सुपर 8 में वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो अपना कुलदीप यादव को ले कहते हैं सिराज को ड्रॉप करते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि देखिए सर कमाल ये है ना, उनको पता था कौन यूएसए में खेल सकता है, कौन कैरिबियन में खेल सकता है। तो सर देखिए यही चीज़ें पाकिस्तानी सिलेक्टर्स भी कर सकते हैं अगर उनके पास कहीं ना कहीं गिना चुना एक्सपीरियंस होता तो। दूसरी चीज़, चले पाकिस्तान पे फिर हम चले जाएंगे क्योंकि हमारे शो की जब भी फ्लाइट शुरू होती है पाकिस्तान पर आ ही जाते हैं। तो सर देखें इंग्लैंड ने कल गलती की क्योंकि देखें इतनी बड़ी धूप थी वहाँ पे और पिच ड्राई थी, कंडीशन भी वहाँ पे अच्छी फेवरेबल थी स्पिनर्स के लिए, और इंग्लैंड चाहता तो देखें ये कहीं ना कहीं पे T20 का एक रवाज बन चुका है जिसमें हमारे रिजवान हैदर साहब वो भी हमेशा ये कहते हैं कि बाबर आजम हमेशा टॉस जीत के जो T20 की खास करके वो हमेशा बॉलिंग करते हैं। देखें आप कंडीशन के मुताबिक देखना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को भी देखना चाहिए। देखें वो हमेशा ठीक है अच्छा चेस करते हैं मगर वो कंडीशन हमेशा रोजाना एक जैसी नहीं होती। अगर कल वो बॉलिंग करते तो शायद उनके पास एक अच्छा भला चांस था क्योंकि काफी कल अच्छी भली धूप थी। और उसके बाद हमें अगेन दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की। अगर विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, अगर उस जगह पे रोहित शर्मा आउट होते तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में जो हमने इतने अरसे से एनालिसिस किए कि देखिए रोहित शर्मा जो है वो अपनी विकेट की परवाह नहीं करते, वो जो भी उनको एक ओवर में अगर 3 बुरी बॉलें मिलेंगी तो तीनों पे छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे। विराट कोहली का ये है कि वो विकेट पे स्टे करते हैं जिसका उनको नुकसान कहीं ना कहीं पे केएल राहुल विराट कोहली का वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हुआ, वही सिचुएशन कल भी हो सकती थी। मगर जिस तरीके से मैं समझता हूं कि हम हमेशा बात करते हैं बड़े बड़े नामों की, मगर जो रोल सूर्या कुमार यादव निभा रहे पूरे वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में आके देखें 7 ओवर से लेके 12 ओवर, जो 5 ओवर होते हैं ना लोग जो बाकी टीमें रन सर उसने लास्ट 6 की 6 इनिंग्स में स्कोर किया, कमाल का। और सर रन रेट देखें सूर्या कुमार यादव का, वो कहते हैं मैं समझता हूं हर ओवर में वो ऐसा लगता है कि आखिरी 4 ओवर बैटिंग कर रहे हैं, 16, 17, 18 में बैटिंग कर रहे हैं। मगर उनकी हमें दाद देनी पड़ेगी, उनके ऊपर ट्रस्ट शो किया सिलेक्शन कमेटी में। वो ओडीआई का प्लेयर नहीं थे मगर उसको बनाया गया, उसको एक किस्म का जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रखा, उसने परफॉर्म भी किया। देखें इस तरीके का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हर टीम चाहती है क्या जो कि तेज खेल सके। रन रेट को तो चले आप छोड़ दें मगर कहीं ना कहीं रन रेट से आगे चला जाता है। इफ्तिखार जैसा नहीं चाहते आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? कौन सा सर? इफ्तिखार। सर इफ्तिखार से ये जूनियर है और इफ्तिखार भी माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सीनियर है, डोमेस्टिक खेलते हैं, मगर कहीं ना कहीं पे अपनी आप जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। रात दिन आप कप्तान को बोले हैं, अपने कोचेस को कहें कि मुझे इस नंबर पे भेजती हो, मैं इस नंबर के खिलाड़ी हूँ, डोमेस्टिक की मैंने पता नहीं 200 मैचेस खेले हैं, इतने रन्स बनाए, इतनी मेरी 29-30 सेंचुरियाँ हैं। देखें जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे खास करके वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म नहीं करते, आपकी जो जितनी भी आपकी परफॉर्मेंसेज हैं चाहे वो डोमेस्टिक में हो डिफरेंट लीग्स में, वो आपकी काउंट नहीं होती। जब आप कंट्री के लिए किसी भी अगर आपकी छोटी कंट्रीब्यूशन भी होती है तो वो कहीं ना कहीं भी सालों साल याद रहती है। तो मैं अगेन मैं हेड्स ऑफ टू इंडियन सिलेक्टर्स जिन्होंने शिवन दुबे की बात कर रहे हैं। देखिए उन पे भी क्रिटिसिज्म हुआ था, कहीं ना कहीं पे मिडिल ऑर्डर में उनको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए था, मगर ये क्या है कि मीडियम पेस बॉलर भी हैं और 5, 6 नंबर बैटिंग भी करते हैं। मगर आई थिंक सूर्य कुमार यादव के साथ शिवम दुबे ने भी, चाहे यूएसए का मैच हो चाहे इनका दूसरा मैच था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी इसने ठीक ठाक इसका कंट्रीब्यूशन किया जो कि इंडिया की जीत का साबित बना। तो इस तरीके के जो इनके पास कंट्रीब्यूशन है, देखिए विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं किया मगर इनकी टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रोहित शर्मा ने भी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मैच निकाल लें और ये इंग्लैंड वाला। अच्छा तो, एक और चीज ये आपने सही कहा, मैं जरा काशिफ भाई को, काशिफ भाई तारीख में पहली बार हो रहा है T20 वर्ल्ड कप की तारीख में 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें एक साथ फाइनल में पहुंची हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरे लीग मैचेस में दोनों टीम, एक टीम पहुंच जाती थी जो नाकाबिले शिकस्त हो, लेकिन दोनों नाकाबिले शिकस्त टीमें फाइनल खेल रही हैं। बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका के लिए तो हैट्स ऑफ और एक्सीलेंट कैप्टनसी बाय मार्करम। बिल्कुल आपने सही बात की, दोनों टीमें बहुत और डिजर्व करती हैं कि वो फाइनल खेलें और मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट की दोनों बेस्ट टीम्स हैं, अच्छी इनकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो, हर लिहाज से ये तीनों टीमें इस काबिल हैं कि ये फाइनल खेलें। और अगर मौसम ने साथ दिया, मौसम ठीक हुआ, विकेट साजगार हुई तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा फाइनल होगा। विकेट ऐसी ना हो जैसी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच की विकेट थी, वहाँ ऐसी विकेट पे खेल को देखने का वो मज़ा नहीं आता। हम चाहते हैं कि साजगार विकेट हो ताकि बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करे एज कम्पेयर टू बॉलर्स, और फिर ये है कि क्रिकेट को देखने का बहुत मज़ा आएगा। अभी आपने इंडिया की बात की तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि इंडिया को फेवर किया है, नहीं साबिर ने भी कहा नहीं काशिफ भाई आपने सुना नहीं, मैंने ये कहा कि बात ये हो रही थी कि इंडिया को फेवर किया गया या उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो टीम कौन सी बनाई गई
सर कौन सी बनाई? फाइनल गयाना में सर जी उनको पहले से पता था कि उनके मैचेस किस तरह किस टाइम पर 10:30 बजे का मैच है, तो 10:30 खेलते हुए आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। वाहिद टीम थी जिसका ट्रैवल मार्जिन सबसे कम था, वाहिद टीम थी जिसको पता था कि मेरे मैचेस अगर मैं ये जीतता हूं तो आगे मिनोज से होंगे। उसके बावजूद मैं ये देखो कह रहा सबको पता था। चलें बहरहाल वो मेरा ख्याल है अभी वो चीज को डिस्कस नहीं करना चाहिए। उन्होंने आउट क्लास किया है तमाम टीमों को, बहुत अच्छा खेले, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं, थी। मैं तो कह रहा उनका हूँ, मैं टीम यही बात तो कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ बहुत कि अच्छा था। फिर अगर हराना था तो ऑस्ट्रेलिया हराती, इंग्लैंड हराती, पाकिस्तान हराती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई बात ही नहीं। दूसरी बात है कि जो इंडिया की जो अच्छी बात है, बेस्ट बात यह है कि उनकी बॉलिंग बड़ी सॉलिड है। उनकी चाहे जबरदस्त। फास्ट बॉलर्स हो, उनके चाहे स्पिनर्स हो, और ऐसे लगता है जिस तरह इस टीम ने प्रॉपर प्रिपरेशन करके वर्ल्ड कप के लिए आई है। साउथ अफ्रीका की जहां तक बात की जाए, उनकी बैटिंग भी काफी डीप तक बैटिंग जाती है। जैनसन जो है वो भी ऐसे हैं प्लेयर जो बैटिंग कर सकते हैं, तो उनके पास भी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। बॉलिंग उनके पास आउट क्लास किस्म के फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे नोकिया हो, रबाडा हो, जेंसन हो, और ऐसे बॉलर्स हैं कि जो किसी टीम को किसी वक्त भी गिरा सकते हैं। फिर स्पिनर्स की बात करें, शबरेज वो है, तपसी है, और उसके अलावा महाराज है। महाराज बहुत जबरदस्त उनके पास स्पिनर्स हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा और कांटेदार मुकाबला होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका को। हाँ, अगर थोड़ा सा एज हासिल है इंडिया को तो वो ये है कि सेकंड बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को हमने देखा कि वो अक्सर चोक कर जाती है। तो शायद वो एक एज मिल जाए इंडिया को, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए बहुत स्ट्रांग है, सेकंड बैटिंग करते हुए थोड़ी सी कमजोर दिखती है साउथ अफ्रीका। उनकी बैटिंग जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। तो अगर साउथ अफ्रीका को ये मौका मिल जाए कि वो पहले बैटिंग करे, विकेट्स अच्छी हो, मौसम साथ दे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा और कांटेदार फाइनल होने वाला है दोनों टीमों के दरमियान। अच्छा, इन सारी टीमों का आज थोड़ा सा ना हल्का हल्का मुवाजना करते हैं, कल फिर हमने करनी है फाइनल पर बात। पहले ज़रा एक रिकॉर्ड जो भी काशिफ शबीर साहब ने भी अगर कह दिया तो मैंने कहा ज़रा शेयर कर लूँ। वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स करवाई हैं आनरेख नोकिया ने। नोकिया जबरदस्त 186 बॉल्स की हैं उन्होंने, 186 बॉल्स, ये याद रखिएगा। उसी 186 बॉल्स में 102 यानी 102 बॉल्स डॉट करवाई हैं उस बंदे ने। क्या बात है जी। और इसमें कमाल ये है उनका कि 11 चौके और 7 छक्के खाए, इसके अलावा उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। कमाल की बॉलिंग की है। और इसी वर्ल्ड कप के जो सेकंड डॉट बॉल के सबसे शानदार जेंसन 96 डॉट बॉल्स करवा चुके हैं। कितनी बड़ी बात है यार ये। और इससे पहले करवाने वाले फ्रेड क्लासन थे जो नेदरलैंड्स के 2022 में थे, उन्होंने 93 बॉल्स करवाई थी। फिर 90 बॉल्स के मुस्तफिजू और दीगर ने भी स्पेल और उसने राशिद ने भी और इन्होंने किए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 186 बॉलों में से 102 बॉल्स डॉट करवाना, यार साबिर कमाल है। देखें अब वो जो नोकिया है वो देखें एक सीजन परफॉर्मर हैं और डिफरेंट लीग्स में भी परफॉर्मेंस करते हैं और एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़े से इतने वेवर्ड नहीं है। अब काशिफ भाई भी इस पे एग्री करेंगे कि देखें हमारे यहाँ भी हारिस रऊफ हैं, हमने अब काफ़ी पाकिस्तानी बॉलर्स का कितनों का नाम हम लें, मगर कहीं ना कहीं पे थोड़े से वेवर्ड होते हैं, मगर इनको देखो अपनी पेस पे कंट्रोल है। तो हमारे जो हारिस रऊफ के इसीलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ, उनकी भी एक जो स्पीड है वो 148 150 तक करते हैं, मगर दोनों का फ़र्क ये है कि चले एक्सपीरियंस थोड़ा सा नोकिया के पास शायद ज़्यादा होगा। जिस तरह के IPL वो खेलते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ वो अपना शेयर करते हैं, खास ड्रेसिंग रूम खास करके, और डिफरेंट पिचेस पे जब परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं पे उनको अपनी पेस पे थोड़ा सा कंट्रोल है। उनके बाउंसर भी जो होते हैं वो एक पक्के बाउंसर होते हैं, खास करके उनके जो यॉर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा वो हॉफ वाली से नहीं करते। हारिस रऊफ भी अच्छे बॉलर में कहीं ना कहीं वो थोड़े से वेवर्ड हो जाते हैं। तो देखिए आपने 102 डॉट बॉल करवाई, वो भी T20 में बड़ा टफ होता है किसी भी बॉलर के लिए, खास करके हमने जितना भी हिस्ट्री देखी है T20 की वो हमेशा बैट्समैनों को फेवर देती, साजगार रही, चाहे कोई भी किसी भी कंडीशंस में आप खेल रहे हो। कहीं ना कहीं पे हेड्स ऑफ टू नोकिया, क्योंकि देखिए इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में। अगर आप इनके ग्रुप स्टेज के पहले 4 मैचेस उठा के देख लें तो इनकी जो बॉलिंग थी श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका को 70 पे आउट कर देते हैं, उसके बाद ये नीदरलैंड के खिलाफ उनको 100 पे आउट कर देते हैं, नेपाल के अगेंस्ट एक दो रन से मैच जीते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 3-4 रन से मैच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखें रबदा भी इनके पास है, नोकिया भी इनके पास है। पहले लुंगी एनगीडी को उन्होंने ड्रॉप किया, मगर इनको इन दोनों को कंटिन्यू किया, वो भी बड़े अच्छे बड़े बॉलर थे। तो देखें बेंच स्ट्रेंथ की कितनी स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हर मैच में कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए आई थिंक सक्सेसफुल रहे हैं। पिछला वर्ल्ड कप इनका अच्छा गया था, मगर कहीं ना कहीं पे अब देखें आपको सिर्फ यार उनके पास फॉर्च्यून भी बैठे हुए हैं, उनको खिला नहीं रहे हैं क्योंकि मौका ही नहीं मिल पा रहा है जी। अच्छा, यही बात काशिफ भाई से भी। काशिफ भाई
ये जो रिकॉर्ड शेयर किया है, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बने हैं। वैसे तो ये बॉलर्स का वर्ल्ड कप कहला रहा है, लेकिन काशिफ भाई ये देखें कि अब तक के जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उन वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लग गए हैं इस वर्ल्ड कप में। 51 मैचेस में 500 सिक्सेस लगे हैं, और इसके बाद जो पुराना हमारा लास्ट वर्ल्ड कप था उसके अंदर सिर्फ 405 छक्के लगे थे। आप ये देखें 100 छक्के ज़्यादा हैं, मैचेस भी 45 थे, लेकिन 10 छक्के पर मैच का रेशो निकल रहा है। देखें जो T20 जो है वो प्रोग्रेस करती जा रही है, आप देखें नए नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ऑफ क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। और अब लोग जो हैं वो तेज खेलने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। 360 डिग्री पे खेलना हर एक को तकरीबन आ गया है, रिवर्स स्वीप सबको आ गई है, कीपर के सर के ऊपर से छक्के मारने अब वो सबको आ गए हैं। तो इसलिए छक्कों की तादाद तो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। जहां तक अभी आप नोकिया की और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक है उनके पास। जहां वो नोकिया है वहां रबाडा है तो जैको जेंसन है उनके पास। तो मार्को जेंसन, रबाडा, नोकिया, ये ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है कि वो किसी भी टीम को किसी वक्त भी जो है वो रोक सकता है। और सबसे अच्छी बात इनकी लाइन और लेंथ और एक्यूरेसी है, विकेट टू विकेट बॉल कराने की खूब महारत रखते हैं ये सारे बॉलर्स। और यही वजह है कि देखें जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन को गिराया, इन्होंने बाकी श्रीलंका के शुरू में बैटिंग लाइन को गिराया, जो भी टीम इसके सामने आई वो बुरे तरीके से गई। और अब ये देखना होगा कि ये इंडिया को किस तरीके से गिराते हैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत है और सारे बैटर्स जो है वो इन फॉर्म है। रोहित शर्मा ने यार काशिफ भाई रोहित शर्मा पे थोड़ी सी, काशिफ भाई रोहित शर्मा यार एक्सीलेंट शोकेस। और आप ये देखें प्रेशर मैचेस का जिक्र कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रेशर मैच था यार, रुका ही नहीं उसका बैट। 41 बॉल्स पर 92 और उसने अपनी सेंचुरी की तरफ नहीं गया, सेल्फलेस इनिंग। आप गुज़िश्ता रोज भी देख लें इंग्लैंड के खिलाफ 39 बॉल्स पर। अरसलान ये आपको देखना पड़ेगा कि जो डिमांड है ना क्रिकेट की, रोहित शर्मा उसके मुताबिक खेलते हैं। शुरू के अगर आप मैचेस देखें तो रोहित शर्मा स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका इंटेंट हमेशा से पॉजिटिव रहा है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वो प्रॉपर तरीके से खेलें और स्कोर करें। पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आपको याद हो तो शुरू में उन्होंने 1-2 छक्के लगाए हैं हमारे फास्ट बॉलर्स को, अपना इंटेंट दिखाया उन्होंने, लेकिन चल नहीं सके इसी तरीके से। बाकी मैचेस में भी उन्होंने बहुत कोशिश की स्कोर करने की, लेकिन चले नहीं। लेकिन जब जहां आपके पास इंटेंट की कमी आ जाती है वहां आप जाके फेल होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बाकी सारे ओपनर्स के साथ है। आप इसकी क्विंटन डिकॉक की मिसाल ले लें। क्विंटन डिकॉक भी उसी इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, और वो भी कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रेट ऊपर रखें, रन रेट अपना ऊपर रखें। यही बात आप सॉल्ट की देख लें, बटलर की देख लें। तो इसलिए ये सब वो प्लेयर्स हैं जो चाहे आउट हो जाएं, ये अपना इंटेंट कभी पीछे नहीं करते। और यही वजह है रोहित शर्मा कैप्टनसी का भी प्रेशर था उनके ऊपर, ये भी प्रेशर था कि वो स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस इंटेंट जारी रखा, जिसकी वजह से वो क्लिक किए इंपॉर्टेंट मैचेस में। और जब स्टार्क जैसे बॉलर को अगर आप एक ओवर में 4 छक्के मार रहे हैं तो इसका मतलब है वाकई आप पे कुछ क्वालिटी है। और सारे के सारे सुप्रीम शॉट्स थी जो कि एस फ्लूक कोई नहीं था, प्रॉपर तरीके से टाइम हुई शॉट्स थी और जो उन्होंने छक्के मारे। तो इसलिए ऐसे वैसे काशिफ भाई रोहित शर्मा मशहूर भी हैं, रोहित शर्मा कोई फ्लूक शॉट्स तो मारते ही नहीं है। और मुझे तो ये भी देखने में मजा आया कि रोहित ने बड़े अरसे के बाद स्वीप भी मारी है। स्वीप पर उनके बहुत ज्यादा एतराज था कि रोहित से स्वीप नहीं लगती। में देखें सबसे नंबर 1 जो है वो रोहित शर्मा है इस वक्त, 200 प्लस वो छक्के मार चुके हैं T20। हाँ जी 500 में सबसे ज्यादा तो वही मार चुके। वर्ल्ड कप में क्रिस गेल का रिकॉर्ड था T20 में 63 छक्कों का, 63, मगर अभी सेकंड नंबर पे आपके रोहित शर्मा हो गए, 50 छक्के उनके हो चुके हैं। वाह, छक्कों की बरसात। और इंडिया फाइनल में, साउथ अफ्रीका फाइनल में। एक ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों टीमों का मवाजना करते हैं जरा बॉलिंग में पहले, क्योंकि दोनों टीमों के बॉलिंग यूनिट्स बहुत स्ट्रांग है, स्पिन भी और पेस भी एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जरा इनका मवाजना करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, हमने जरा बात तो खैर वर्ल्ड कप पे करनी है, दोनों टीम्स पे करनी है, लेकिन एक रिपोर्ट है जी जो वहाब रियाज साहब सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर, मतलब चीफ सिलेक्टर ही समझे, उन्होंने जमा करवाई है बोर्ड को, और उनके साथ अटैच है मंसूर राना साहब, यानी उनके जूनियर जो मैनेजर हैं, उनकी रिपोर्ट। तो उन दोनों ने ये कहा है कि जीत का जज्बा इंडिया के खिलाफ खोना नहीं चाहिए। द वर्ड देखें आप कितने मज़े के। प्लेयर्स की कोऑर्डिनेशन के अंदर फुकदान नज़र आया, उन्हें नज़र आया, क्या बात है। अच्छा, फिर ये नहीं कह रहे
कि सिलेक्शन का मेयार अच्छा नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि टीम अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं खेली। ये मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ। काशिफ भाई, ये तो जिक्र ही नहीं किया कि सिलेक्शन में मैंने कहाँ डंडी मारी, किसके दामाद और किसके बेटे को खिलाया, किसको कहाँ खिलाया, सारा डंडी मार के उसने कहा जी आज रिजवान भाई की कमी आप पूरी कर दें, बोल दें अब कोऑर्डिनेशन की बात तो सुने, कितनी प्यारी बातें की हैं कि जीत का जज्बा खोना नहीं चाहिए था। ओए होए होए, मतलब हमारा था और हम एंड पे आके जीत का जज्बा खो गए। ये आप किसका पढ़ रहे हैं, किसका बता रहे हैं? वहाब रियाज, आपके सीनियर मैनेजर। नहीं तो फिर देखें ना, पहली बात तो ये कि वहाब रियाज कोई नहीं होते इस वक्त ये तबसरा करने वाले। ये तो पीछे जो बैठे हुए थे उनको बात करनी चाहिए, चेयरमैन को बात करनी चाहिए, क्योंकि वहाब रियाज तो वहां पर मौजूद थे, तो इसलिए इनसे तो पूछने की कोई तुक ही नहीं बनती। अगर आपको, हम सबको पता है कि सिलेक्शन में कितना जबरदस्त फुकदान था, जो डिजर्व करते थे प्लेयर्स उनको लेकर ही नहीं गए। अगर हम शुरू से टीम का थोड़ा सा मुवाजना करें तो आप देखें, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है हमारी बैटिंग का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर का। और उसमें मसला ये है कि जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो ओपन कर रहे हैं, जो ओपनर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे हैं। उसके बाद बॉलर्स में सब दुनिया जानती है कि वो विकेट्स थी वेस्ट इंडीज की, जहां आपको स्पिनर्स की जरूरत थी, आप स्पिनर को साथ ही नहीं लेकर गए। जो आपका एक ही स्पिनर था उसामा, उसको आप यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो उसके बाद फास्ट बॉलर्स की बात करें तो जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे उनको आप साथ ही नहीं लेकर गए। ऑलराउंडर्स की बात करें तो जो ऑलराउंडर था जिसने स्कोर करना था और जो स्कोर करता है, जिसने आपको क्रूशल मैचेस जिताए, उसको आप आमिर जमाल को यहाँ पर छोड़कर चले गए। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारा प्लानिंग का था। प्लानिंग हमारी बिल्कुल जीरो है, कोई तरीकेकार नहीं है। देखें, जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं करेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। चेयरमैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कर दी है कि अब टीम का वही हिस्सा बनेगा जो डोमेस्टिक खेलेगा। अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूं अभी भी पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट मौजूद है कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की एक अच्छी टीम बन सकती है। लेकिन अगर मेरिट प्रिवेल करे, अगर सही डिजर्विंग लोगों को चांस मिला जाए और डिजर्विंग लोग आगे आए तो फिर ये बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने वो तोड़फोड़ कर दी टीम के अंदर, सारे प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया, कैप्टनसी का कुछ समझना है क्या करना है, फिर टीम और ज्यादा नीचे डिच में जाएगी। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी अक्ल के साथ, थोड़ी समझ के साथ, फहम के साथ फैसले करने चाहिए। जिन लोगों की जगह नहीं बनती सिर्फ उनको बाहर निकालें, सारी टीम को तोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम, रिजवान, फखर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनकी जरूरत है टीम को और इनको टीम में रहना चाहिए। साइम अयूब को भी रहना चाहिए, लेकिन इनको अपनी अपनी पोजीशन पे वापस लेकर आए। और प्लेयर्स इंडिविजुअल जो हैं वो इंस्टीट्यूशन से, टीम से बड़े नहीं है। टीम बड़ी है और इंडिविजुअल सबको उसके अंडर आके खेलना चाहिए, फिर आप देखें टीम हमारी बहुत बेहतर हो सकती है। यार लैंड ऑफ पेसर्स थी हमारी, और कहाँ चले गए हमारे पेसर्स, और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। साउथ अफ्रीका और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पे बात हो रही है, आपकी बॉलिंग लाइनअप पे मजाक उड़ रहा है साबिर। सर देखें, मजाक उड़ रहा है तो इसमें हमारी अपनी गलतियां हैं ना। देखें अब आपके जो प्लेयर्स हैं, अब प्लेयर्स को देखें, कहीं ना कहीं पे मैं हमेशा, कहीं ना कहीं पे प्लेयर्स को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यार मैं किस लेवल पे फिट हूँ और किस लेवल पे जाके मुझे खेलना चाहिए। देखें, शादाब को पता था पिछले 1.5-2 साल से कि उसकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो वो बजाय लीग्स खेलने से वो क्यों नहीं 4 डे क्रिकेट खेल रहे थे। अगर उस्मान कादिर जाके खेल सकता है, जाहिद महमूद खेल सकता है, उसामा मीर खेल सकता है, शादाब क्यों नहीं खेल सकता। अगर आप इब्रार भी खेल सकते हैं, सॉरी इब्रार भी कराची सरफराज की कैप्टनसी में वो भी अगर खेल सकता है तो शादाब क्यों नहीं खेल सकता। हारिस रऊफ को पता है कि यार मैं इनका टीम के साथ 4 साल से कैरी कर रहा हूँ, अपने आप को ओडीआईज भी मैं उसमें भी अपने आप को इंक्लूड किया हुआ है, अपनी बॉलिंग पे क्यों नहीं फोकस कर रहा, क्यों वो सिर्फ 4 ओवर्स पे फोकस कर रहा है। अगर उन्होंने T20 खेले, टीम को बता दें क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोनों कैटेगरीज का लिया हुआ भैया। अब सिर्फ अगर T20 की बॉलर वहां पे चले जाएं तो कहीं ना कहीं पे देखें ना, मैं प्लेयर्स को ब्लेम दूंगा। बाकी जहां तक काशिफ भाई ने सारी जो है ना वो कहते हैं ना कॉफी में से पूरी क्रीम निकाल के आपको बता दिए। देखें सही बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन कॉफी नहीं पिलाई, सॉरी कॉफी नहीं पिलाई, कॉफी जरा क्रीम निकाल के हमें दे दी है। नहीं, काफी देखें ना बातें बिल्कुल बजा फरमाई है कि देखें अब जो सिलेक्शन हमारी थी वो पूरी दुनिया को पता था कि हमने सिलेक्शन पहले दिन से ही यानी कि टीम सिलेक्ट सही नहीं की थी। जहां तक वहाब रियाज की आपने देखे बात की, उनकी वजह से आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू वहाब रियाज। हम आपको विश करते हैं आपकी फ्यूचर के लिए। और ये भी विश करता हूँ जो हर जाने का दावा किया 50 करोड़ का आपको मिल जाए और अच्छा खासा पता लगे उसको कि जिसने इस तरह की बातें की। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ और बहुत फजूलियात शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ, मैं इसके भी हक में। अच्छा किया है कि बाबर आजम और वहाब रियाज दोनों ने एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया
और एक लीगल एक्ट की अब बड़ी खामोशी है वैसे उस तरफ से, अब नहीं आ रहे वहां से कोई वो जो गालियां और जो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे वो लंबी लंबी, मुझे तो खैर अच्छा जैसे मिस्ट्री स्पिनर होता है ना वैसे हमारे एक मिस्ट्री गेस्ट थे, हमारा रेगुलर पैनल का हिस्सा है, वो मिस्ट्री रेगुलर पैनल के हिस्से ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अभी आपको थोड़ी देर में हम दर्शन कराते हैं मुदस्सिर साहब के। मुदस्सिर चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी जल्दी आए, आज ही तो असल मैच था और आज आप जल्दी आ गए। बस माजरत हो जी, मैं असेंबली का सेशन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा ये बताएं जी मुदस्सिर साहब, मैच देखा फिर कल जो हम कह रहे थे कि इंडिया हार जाएगी, इंडिया ऐसे हो जाए, कमाल कर दिया यार इंडिया ने। और मेरा ख्याल है इंडिया हथे आने वाली टीम नहीं थी, अब दो तगड़ी टीमों का मैच है, दोनों अनबीटन आई हैं, दोनों का मैच है, दोनों का बॉलिंग स्क्वाड बहुत अच्छा है, बैटिंग इंडिया की थोड़ी अपर है कि रखती है मुझे लगता है। सलाम साहब, हमने हारने की बात नहीं की थी, हमने जो तरीक़ाकार था उनका टूर्नामेंट में शामिल होने का और मैचेस के शेड्यूल के हवाले से जो उनको एज मिलते हैं, हमने उस पर बात की थी कि वो इस अंदाज़ में आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरी टीमों को मुश्किलात पेश आती हैं इंडिया को वो उस तरह का सामना नहीं करना पड़ता जो बहुत सी टीमों के बारे में सुनने को और जानने को मिलती हैं। ख़ुद उसमें हमारी टीम भी शामिल है पाकिस्तान की। गेम के लिहाज से हम जब भी इंडिया की बात होती है तो हम कहते हैं दूसरे अगर वो क्या कहते हैं ना वो खाते हैं तो लगाते भी हैं, अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं तो वो उसकी एक वजह ये भी है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट पे पैसा लगाया है और उनकी क्रिकेट नज़र भी आ रही है। एक टीम बिठा दे तो मेरे ख्याल में दो टीमें उनके पीछे बैठी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मीट कर सकती हैं। और आपने खुद ही बताया था कि जिम्बाब्वे के लिए जो टूर ऐलान हुआ उसमें बहुत सारे प्लेयर्स इस टीम में से नहीं हैं। तो यही स्टैंडर्ड है और यही मेरे ख्याल में किसी भी अदारे का या किसी भी गेम का एक खूबी है कि, और अदारों का काम भी यही है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, किसी भी क्रिकेट बोर्ड का नाम लें, उसका काम है एक टीम तैयार कर ली, बाकी जो पीछे ऑफिसर्स में बैठे हैं उनका काम दफातर में आके बैठ के हाजिरियाँ लगाना नहीं। कोचेज़ का काम हर वक्त चेयरमैन पीसीबी के आगे पीछे घूमना नहीं, उनका काम है अगली टीम का तैयारी करना। तो मैच उनने अच्छा खेला, हम मैच भी रहेंगे, क्यों वही बात हम घूम फिर के आ जाते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे। मैच पाकिस्तान ने इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, शुरू में ही डोमिनेटिंग उनकी पोजीशन बन गई, जिस अंदाज़ में रोहित शर्मा खेले और जिस फॉर्म में वो हैं उनने साबित किया कि वो दुनिया की किसी विकेट पे भी किसी टीम के ख़िलाफ़ भी वो कर सकते हैं। हम कभी कोहली के कवर ड्राइव की बात करते हैं, तेंदुलकर के बैकफुट शॉट की बात करते हैं, धोनी के हेलीकॉप्टर की हम बहुत ज़्यादा धूम है, लेकिन अगर रोहित शर्मा का कहा जाए तो जिस तरह के स्वीप उनने मारे हैं शायद इस तरह के स्वीप वो मारते नहीं है, मारते नहीं के मास्टर हैं, लेकिन स्वीप उन्होंने कल इतनी खूबसूरत तरीके से खेले। ये होता है प्लेयर यार। मुझे कभी याद है कि शाहिद अफरीदी जब कभी खेलते थे तो उनके बैट का साउंड होता था और पता चलता था कि बैट इसके साथ आप ऐसे कहें ना जब कभी कभी खेलते, हाँ चले जब कभी कभी खेलते थे तो रोहित शर्मा के बैट का जो साउंड है वो बता रहा है कि वो भरपूर फॉर्म में और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का रोल उन्होंने किया है अपनी टीम को। अगर कहें इस फाइनल में पहुंचाने में, जो क्रूशल मैचेस हैं उसमें जीत के यहाँ तक पहुंचाने में, और जिस अंदाज़ में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी नर्व्स का कंट्रोल रखा और बॉलर्स का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में क्रेडिट उसको जाता है। दूसरी फिर वही बात आ जाती है रसलान साहब कि आप एक परफॉर्मर हों, आपके इर्द गिर्द परफॉर्म करने वाला कोई ना हो तो फिर भी आप फारिग हो जाते हैं। हाँ। बाबर आजम छोटा बैट्समैन नहीं है हमारे पास, बहुत बड़ा क्लास का बैट्समैन है, उसकी टेक्निक बुरी टेक्निक नहीं है। क्रिकेट आप भी खेलते हैं, जो हमारे तजिया नगार वो भी जानते हैं, दुनिया तारीफ है, सिर्फ हम नहीं करते तारीफ। हाँ इसके इर्द गिर्द आप देखें ना, हर बार आप कहें बाबर आजम 100 रन बना के आएगा और मैच जिता के आएगा, तो स्पोर्टिंग एलिमेंट हैं इंडिया के साथ। आप देखें 7-8 बैटिंग तक, बल्कि आप 9 तक उनके जो लड़के हैं वो अपने बैट्समैन को। विराट कोहली मुसलसल नहीं चल रहा और मैं इस पर बात करूंगा, कोई उनको मसला ही नहीं और कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी वजह मैच जीते चले जा रहे हैं। स्पोर्ट है ना, आपको पता है कि एक एंड पे पूरा ओवर डेड नहीं हो जाएगा, कोई एक तो होगा जो कम से कम सिंगल निकाल लेगा। हमारे तो यहाँ ये पोजीशन थी इंडिया वाले मैच में कि 5 बॉलें डॉट होती थी, छठी बॉल पे सिंगल लगा के दोबारा वही बंदा सामने आ जाता था। तो बदकिस्मती से 26 बॉलें थी और 13 रन थे। कम से कम इंडिया ने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया और भाई उसका वो एज ले रहा है, उसका बनता है, जैसे कहते हैं बनता है उसका। एक अफ्रीका का बन रहा है जिनने अच्छी क्रिकेट खेली है, अपने आप को मेंटेन करके आए हैं और फाइनल में पहुंचे हैं, डिजर्व करते हैं। हिंदुस्तान अपनी विल पे, अपनी कहते हैं पुरानी मेहनत की हुई आज उसका वो जो फल खा रहा है। पूरा साल अपने प्लेयर्स को एंगेज रखते हैं, हाँ अच्छी लीग में एंगेज रखते हैं, अच्छे मैचेस में खिलाते हैं, छोटी लीग्स में वो भेजते भी नहीं अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी कराते हैं, उनको मेंटली रिलैक्स। उस दिन मैं जो आपसे बात कर रहा था कि देखें किसी भी गेम के लिए, बल्कि किसी भी शोबे के लिए, हम जिस प्रोफेशन में हम हैं, अगर हमें प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो शायद ये अल्फाज
ये गुफ्तगू या चेहरे की जो आपकी सही बात। चमक है वो नजर ना आए। ये तो बात। प्लेयर जो है आप मुसलसल एंगेज रहें। अब हमारे प्लेयर्स को इतना ज़्यादा अदतमाद है, ऑन कॉन्फिडेंट हैं, इनको ये होता है कि पीसीबी से तो मैचेस मिलने नहीं, जहां मिलते हैं जिधर से मिलते हैं चले जाओ, गली में मोहल्ले में, लोकल लीग, कराची पहुंच जाएंगे, लाहौर कोयटा हर जगह ही पहुंच जाएंगे। दुनिया में कोई लीग हो सबसे पहले वो उनको पता होता है कि हम पाकिस्तान वालों को इन्विटेशन भेजेंगे तो ये फौरन कनाडा आ में भी आ जाएंगे, जाएंगे, चाहे ये फौरन उस आ लीग का जाएंगे। स्टैंडर्ड तो हो ना ये हो। एक स्टैंडर्ड जो है ये मेरे ख्याल Very में well said। अब एक वक्त आ गया है। अब चूंकि मीडिया हम बैठे बात कर रहे हैं, ये दुनिया में हर बंदा, अब तो हर कोई तेजिया नगार है, उसके हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो लिखता है, बोलता है। अब एक वक्त आ गया है, जो अदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको इंडिया से आप नफरत कर सकते हैं, आप उनसे मैचेस के नफरत कर सकते हैं, आप उनसे मैच हार जीत पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर सकते। आप उनके स्ट्रक्चर से कहते हैं कि आपका दुश्मन भी कोई अच्छी चीज़ कर रहा हो तो सीख लेनी चाहिए। तो अब सीखना चाहिए, और इंडिया उसका हक बनता था जिस अंदाज में वो खेला है, जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है। एक बटलर उनके पास थे, और शुरू में उन्होंने एक ओवर में रंग दिखाए, और उसके बाद जो ही स्पिनर आए तो वो पहली बॉल पे गए, उसके बाद समझ ही नहीं उनको आई कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कोई किधर भाग रहा है। 2 तो रन आउट हुए हैं, और कैसे अजीबो गरीब किस्म के रन आउट थे उनके। उसके अलावा बिल्कुल, मैं तो हैरान हूं, वन साइडेड मैच हो गया, 170 इतना बड़ा स्कोर नहीं था, डर गए। कुछ कहना चाह रहे थे साहब? सर मैं असल में काशिफ साहब से पूछना चाहूँगा, देखें हमने अब बात की हमेशा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। हम लोगों क्रंच जो मैचेस होते हैं, जो मैचेस के दौरान जो कोई ऐसी मैच अवेयरनेस पॉइंट्स होती हैं वो हम लोग मिस कर जाते हैं। हमारे साथ इंडिया वाले भी तो हैं, अब उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए। कहीं ना कहीं पे काशी भी क्या अपने इंसान की इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर बात आती है कि आपको पता भी हो कि यार मेरे पीछे कोई बैट्समैन नहीं है, मैं इतना स्कोर कर चुका हूँ, इतने अरसे से खेल रहा हूँ, और मेरे बाद कोई आगे स्कोर करेगा भी नहीं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, तो हमने सर बेतहाशा मैचेस पाकिस्तान ने हारे हैं। तो क्या हमें वाकई बंदों की ज़रूरत है या बंदों के अपने ऊपर स्किल्स की ज़रूरत है सर? सर मैं सॉरी बात मैं बताऊं, पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान के प्लेयर्स को, एक तो ये जो आपने थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू भी कर रहे थे कि वो वहाब रियाज को आपने विश भी किया और उसके नोटिस की बात कर रही थी। एक तो ये जो झूठे किस्म के तेजिया नगार हैं ना, इनसे जान छुड़ानी होगी। इसके खिलाफ मेरे ख्याल में जब भी बात हो, सोशल मीडिया से प्लेयर प्लेयर्स को फौरन से एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की टीम रखी है, टिकटॉक बनाने वाली टीम रखी है, उनको चाहिए एक आध वकील भी साथ रखें, जो ही कोई झूठ उनके खिलाफ बात करे उसको फ़ौरन से लेके आए। खासकर ये जो बहुत छोटा इल्ज़ाम नहीं, हमारा कप्तान है, हमारा ब्रांड है बाबर आजम, उसके खिलाफ बात कर देना कि गाड़ी ले ली और ले ली, एक ये करने की ज़रूरत है। और दूसरा मेरिट फिर मेरिट, ये करने की जरूरत है। वाह, हाँ जी काशी भाई, ये जो हमें साइकोलॉजिस्ट की साबिर ने बात की ना, जो साबिर ने बात की, वो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट का है। यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। इंडिया का फर्क यह है कि इंडिया में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और हर एक ने उस स्ट्रक्चर के थ्रू गुजर कर आना है, और फिर ही उसने टीम का हिस्सा बनना है। और वहां पर टीम सिलेक्शन जो है वो मेरिट पर होती है, और टीम सेलेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, और मुल्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, दोस्ती यारी की बिना पर नहीं की जाती। और दूसरी बात है, जो डिजर्व करता है वही ऊपर आकर खेलता है। आप देखिए रोहित शर्मा जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इसके T20 के दिन बहुत गिने जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी अगले टूर्नामेंट में आपको रोहित शर्मा नजर आएगा, क्योंकि अब उसकी पोजीशन नहीं नजर आती। यही बात ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, वनडे भी वो छोड़ देगा, T20 में सिर्फ रह जाएगा। तो इसका मतलब है हर प्लेयर ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उनको पता है कि कब उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है, और इंस्टीट्यूशन भी उसको नहीं रोकता। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि 2 ऐसे प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट लिए, कई साल गुजर गए, उनको आप वापस लेकर आते हैं, और वो जिस हौलनाक तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं वो सारी दुनिया ने इस चीज को देखा। तो इदारे को बनाने की बड़ी अशद जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये नजर आती है कि हमें मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट का नहीं पता कि मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है। T20 में इंटेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे खेलना है, किस जज्बे से खेलना है, वो हमें नहीं पता। उसको समझाने के लिए, प्लेयर्स के अंदर वो चीज डालने के लिए लोकल कोचेस काम नहीं करेंगे। मोहम्मद यूसुफ नहीं सिखा सकेंगे, सकलैन नहीं सिखा सकेंगे, हफीज नहीं सिखा सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में वो क्रिकेट कभी खेली ही नहीं। इसलिए आपको ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे कोचेस को लाना पड़ेगा जो उनके अंदर इनकलकेट कर सकें, बता सकें कि आप मॉडर्न क्रिकेट क्या है, आपको न डर होकर कैसे खेलना है।
हमारे प्लेयर्स न डर होकर नहीं खेलते, न डर होकर खेलना, इनको सिखाना पड़ेगा। काशिफ भाई मैं उसके एक लिए ब्रेक आपको- लूंगा, उसके बाद मैं मैकलम को फ़ोन करूंगा और उनसे कहूंगा आ जाएं यार पाकिस्तान, इनको सिखाएं इंटेंट क्या होती है, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है भाई ऐसा कोई जो ये इंटेंट सिखा सके। और ये बेसबॉल क्रिकेट का जो तरीका अपनाया हुआ है टेस्ट में भी इन्होंने और T20 में, तो चले वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, चूंकि वक्त की कमी होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें डिस्कस करने की। काशिफ भाई, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, किसको ज़्यादा तगड़ा देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि साउथ अफ्रीका बेहतर है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है वो इंडिया से बेहतर है और वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इंडिया की बैटिंग साउथ अफ्रीका से बेहतर है, तो दोनों का मुकाबला जो है वो बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला होगा यहाँ पर। अच्छा, बॉलिंग में क्यों आपको बेहतर लग रही है? स्पिनर दोनों तरफ हैं, पेसर्स दोनों के चल रहे हैं। नहीं, बॉलर अगर आप पेसर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पेसर बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में से बुमराह है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर जसप्रीत सिंह की बात करें, वो भी वो इतना अर्शदीप सिंह। सॉरी अर्शदीप सिंह की बात करें, वो उस तरह का नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में देखें, मार्को येंसन देख लें, रबाडा देख लें और नोकिया, तीनों जो हैं वो बुमराह की क्वालिटी के बॉलर्स हैं। अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में शायद इंडिया के पास कुलदीप की वजह से थोड़ा सा एज है, लेकिन महाराज भी कुछ हल्के स्पिनर नहीं है। तबरेज शमसी को जो है वो मार पड़ सकती है, लेकिन महाराज तंग करेगा वहां पर। अक्षर भी अच्छा बॉलर है, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का कुलदीप है। मतलब वन ऑफ मैच हो गया, कल बहुत अच्छी उसने बॉलिंग कर दी, लेकिन आप तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कोई आउट क्लास है। अगर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन खासतौर पर मिलर और मार्करम, ये दोनों अगर चल पड़े तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, बैटिंग में मुझे उनका एज लगता है इंडिया का, लेकिन बॉलिंग में डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का एज है। हाँ जी साबिर साहब, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग। सर देखें, बॉलिंग काशिफ भाई सही फरमा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के पास एज है, क्योंकि इनके जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, तीनों शानदार बॉलिंग करते आ रहे हैं। खास करके देखें ना, माइक्रो येंसन जो है वो अभी यंगस्टर हैं, मगर जिस तरीके का उनकी हाइट है, तो वो उनका जो बाउंस है वो एकदम से अपने हमने देख लिया अफगानिस्तान के मैच में हो, उनके जो पिछले लीग मैचेस थे, तो उनका बाउंस बड़ा एकदम से जल्दी पिक होता है, जो बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमने एशियन बैट्समैन जो है, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया के हों या बांग्लादेश के, तो वो जो शार्प तेज बाउंसर्स होते हैं, डॉट बॉल्स दोनों की सबसे ज्यादा है, 96 उसकी हैं और 102 आंद्रिक नोकिया के हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं पे मैक्रो येंसन भी है, वो भी काफ़ी, और बैटिंग में भी काफ़ी यूजफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा, साउथ अफ्रीका के लिए अगर पहले बैटिंग करते देखें, क्विंटन डिकॉक ने अभी आके अपनी फॉर्म पकड़ी है, अच्छा स्कोर उन्होंने कोशिश की है, मगर कहीं ना कहीं पे मार्करम को और जो उनके हैंड्रिक्स हैं, उन्होंने भी पिछले मैच में सेमीफाइनल में कंट्रीब्यूशन किया है। ऑप्शन मिलर है, क्लासन है, मार्करम है। सर मिलर तो देखिए ना, मिलर और क्लासन आते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो उससे पहले जो है ना, कहीं ना कहीं आपको अच्छा स्टार्ट चाहिए, 70-80 रन आपको चाहिए 5-7-8 ओवरों में, ताकि आपको जो बाकी जो हार्ड हिटर्स हैं वो इंडियन स्पिनर्स पे अटैक कर सके। अगर आप शुरू के जो ओवर्स पे अगर आपके बैट्समैन आउट हो जाते, खास करके डिकॉक हो गया, मार्करम हो गया या हैंड्रिक्स हो गया, तो फिर मुश्किल डाल सकते हैं जो इंडिया के स्पिनर्स हैं। काशिफ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इंडियन स्पिनर्स हैं वो भी अच्छे, जिस तरह कुलदीप के आने से काफ़ी एज मिलता है इंडिया को। हो सकता है वो चहल को भी डाल सकते हैं, मगर फिर किसको बिठाएंगे, ये बात भी है। बुमराह की अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग है वो कम से कम 160-170 तक कम से कम लाजमी जाएँ, ताकि उनके जो बॉलिंग के लिए डिफेंड करने के लिए ऑप्शन हो। इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरीके से खेलते हैं, या वो 4-5 बॉलों पे भी आउट हो सकते हैं, या फिर आपको रोहित शर्मा हर मैच पे स्कोर नहीं करके दे सकते। सूर्य कुमार यादव बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे अगर उनकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं इंडिया की। तो क्या कहते हैं जी मुदस्सिर साहब, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग, बैटिंग वर्सेस बैटिंग? देखिए, बॉलिंग में तो मैच डेफिनेटली अगर बॉलर्स को गिनती में लाया जाए तो साउथ अफ्रीका को एज हासिल है कि तीनों फास्ट बॉलर अच्छी लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुलदीप हैं और बुमराह हैं, लेकिन इफेक्ट दोनों नज़र आ रहा है कि ज़्यादा इफेक्ट बुमराह ने और कुलदीप ने जब स्पेल किए, उनने मैच में फ़र्क डाला है। दो चीज़ें फ़र्क करेंगी। एक तो असलान साहब ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान ने अभी तक चेज़ कितने मैचेस में किया है, क्या कौन से मैचेस में है जिसमें बाद में बैटिंग की है। अगर तो कल अफ्रीका कल पहले बैटिंग करता है और 150-60 रन कर लेता है और रोहित शर्मा की विकेट अर्ली कर लेता है। कोहली वैसे फॉर्म में उस अंदाज में नहीं है, कोहली वैसे बड़े मैच का बड़ा प्लेयर माना जाता है, वो ऐसे मौके पे आके गेम कर जाता है जहाँ सोच नहीं हो रहे कि कोहली चल जाएगा। अब तो सारे यही सोच रहे हैं, हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि कोहली जो है उसकी बैटिंग फ्लॉप जा रही है, पूरा टूर्नामेंट इस तरह गुजर गया। बड़ा प्लेयर है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऊपर वाले दो प्लेयर को अगर अफ्रीका ने
जल्दी आउट कर लिया रन चेज करते हुए इंडिया को, तो इंडिया के लिए मुश्किल प्रेशर होगी। आ सकता है। डेफिनेटली देखिए, रोहित आपका एक साइड पे अच्छा प्लेयर खड़ा हो ना, तो आपका एक ओवर कहीं डॉट भी चला जाए तो वो उस पैच में से निकाल देता है, साथ वाले प्लेयर को हौसला दे देता है। तो रोहित में ये क्वालिटी है। कुछ कह रहे हैं साबिर भी। सर लास्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका 2023 में और इंडिया आपस में खेले थे जोहान्सबर्ग में, तो उधर सूर्य कुमार यादव ने 56 बॉलों पे 101 बनाया था और कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली थी। तो ये दोनों बड़े टॉप परफॉर्मेंस जो आखिरी दफा इन दोनों के दरमियान जो मैच हुआ था T20 का अच्छा, वैसे जोहान्सबर्ग। आप बता रहे थे कि इंडिया भी बड़ा चौक कर रही है बड़े इवेंट्स के फाइनल्स या सेमीफाइनल। सर देखें, अब 2014 का जो था वर्ल्ड T20 MS धोनी की कप्तानी में उन्होंने हारा फाइनल, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ उनका था फाइनल, उसके बाद देखें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ वो हारे, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो थी वो न्यूजीलैंड से हारे इंग्लैंड में, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बाद ये 2022 में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारे, उसके बाद 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो कहीं ना कहीं पे ये इनके लिए देखिए, हम हमेशा कहते हैं चौकस साउथ अफ्रीका है, मगर देखा जाए तो चौकस इंडियंस भी हैं। तो कल दोनों के लिए बड़ा मजेदार होगा। जो साउथ अफ्रीका ने मैचेस के लिए 8 के 8 जीते हैं और इंडिया ने 8 में से 7 जीते हैं, एक उनका नो रिजल्ट हुआ था जो आयरलैंड वाला मैच था। मगर देखा जाए तो मैं फिर भी एज दूंगा साउथ अफ्रीका को। अच्छा काशी भाई, जल्दी से कौन जीतेगा, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इंडिया। अच्छा इंडिया, आप इंडिया के साथ हैं, इंडिया जीतेगा? जी, मैं इंडिया के साथ। आप क्या कहते हैं? नहीं, नजर इंडिया का जीतता हुआ नजर आ रहे हैं यार, लेकिन साउथ अफ्रीका को एक्स दे, साउथ अफ्रीका अच्छा खेल नहीं, रहे दिल हैं। मेरा चाह रहा है कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन आपने पूछा कौन जीतेगा तो मैंने आपको बता दिया इंडिया। हाँ जी साबिर। सर काशी भाई तो आईसीसी के मेंबर लगते हैं, उन्होंने ऑप्शन सुने पहले इंडिया के सर के। देखें बजाय तो नजर आता है वो बड़ी स्ट्रांग टीम है, मेंटली तौर पर बड़े स्ट्रांग है, जितनी भी हम क्रिटिसिज्म कर लें, फेवरिज्म, ये वो, ग्राउंड्स, प्लेयर्स, स्क्वाड, मगर देखिए उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं दिली तौर पे चाहूंगा जिस तरीके से साउथ अफ्रीका 1992 से लेके। जी जी प्लीज जल्दी से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया असल में चेज भी कर सकता है, पहले बैटिंग करते हुए टारगेट सेट भी कर सकता है। साउथ अफ्रीका चेज बिल्कुल नहीं कर सकता जी। साउथ अफ्रीका सिर्फ टारगेट सेट कर सकता है, तो ये एज ओवर इंडिया को ये एज हासिल है साउथ अफ्रीका। सर मार्करम ने 2014 में तो अंडर 19 की कप्तानी में जीता था वर्ल्ड कप। अच्छा मुदस्सिर से भी जी, मुदस्सिर वो इंडिया या वो साउथ बच्चा अफ्रीका? था, वो बड़ा हो गया है। काशिफ भाई की बात सुनकर ना मुझे याद आया कि वो किसी ने पूछा कि बेगम के साथ 2 ऑप्शन है मरी जाने के, बेगम के साथ जाना है या दूसरा ऑप्शन। अभी वो बोलने लगा तो उसने कहा नहीं दूसरा, उसने सुना भी नहीं। तो काशिफ भाई ने वो सीन किया है। बहरहाल क्रिकेट सेंस में कहा अच्छा क्रिकेट सेंस में कहा जाए तो देखें इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा सही है। नो, हम चूंकि थोड़ा सा इंडिया से रखते हैं टसल मसल, तो हम कहते हैं कि इंडिया हारे, लेकिन क्रिकेट अगर देखी जाए जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली है, सर आप इंडिया का अपना आज बनता है। सर इंडिया मैं कल आपको ये बात बताऊं, इंशाल्लाह देखिएगा, कल एक तारीख रकम होने जा रही है, कुछ भी हो जाए कल एक तारीख रकम होने जा रही है। कल इस पे भी डिस्कस करेंगे। कल साउथ अफ्रीका ये टेबल टर्न कर देगा, साउथ अफ्रीका ये चौकस का टैग टर्न कर देगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मुझे दिल से भी है, मेरी ख्वाहिश भी है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका के लिए, उसकी वजह बहुत बड़ी मेरी जाती है और वो है फलस्तीन का मुकद्दमा। मैं एक और बात तो बताऊं, मेरी ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका अगर जीतेगा ना तो क्रिकेट को एक बूम मिलेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के इतने हिस्ट्री रही है सर, एडम मरकरम ने पहली बार साउथ अफ्रीका को अंडर 19 के फाइनल में पहुंचाया था और वो जितवाया था, और फिर उसके बाद उनका जो ए टीम थी उसको टॉपेस्ट टीम बनाया। कल फिर मुलाकात होती है। बाय बाय, सबका शुक्रिया जनाब अली, कल मिलते हैं आपसे।